अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर। और जैसे कि मेरी जान, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आएगी तो मैं उसकी फ़िज़िक्स की स्पेशली जो आंसर की है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो नेशनल एमडीके 2020 इंशाल्लाह, जैसे कि मैं ओवरऑल अगर सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो सबसे बेस्ट और आसान पेपर जो है वो फ़िज़िक्स का आपको दिया गया है। तो मेरी जान, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एम नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, द टेजेंशियल वेलोसिटी, जो कि लीनियर वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, अगर वो डबल हो जाए, द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स और वी स्क्वेयर में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इसको डबल करते हैं तो टू का स्क्वायर, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या बन जाएगी, 4 टाइम्स। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन पहले एमसीक्यूज का बनता है वो सी है, 4 टाइम्स। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो यही है कि मेरे बेटे, अगर हमें बात करनी हो, अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करे, रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। सो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एंड आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन दोबारा फिर अगर वो ए पे आ जाए, तो आप कह सकते हैं देयर इज नो चेंज इन पोजिशन। अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, देर इज नो चेंज इन पोजीशन, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। नो चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा जबकि डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। सो मेरे बेटे आगे देखिए ज़रा, नेक्स्ट में हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि नहीं रखती। अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन की, पोलराइजेशन की, तो अब सबको बड़े अच्छे से पता है कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं दे आर वन डायमेंशनल, तो इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। सो पोलराइजेशन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की नहीं हो सकती। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बाकी लाइट वेव्स के लिए है। लेकिन आप ये बात क्लियर रखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो पोलराइजेशन नहीं हो सकती, बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसके लिए वैलिड हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। फोर्थ वन एमसीक्यूज, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे से पता है। फॉर्मूला हमारे पास होता है वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस 0.6 टी। 0.6 टी की जगह पे आपने वो टेम्परेचर रखना होता है जो कि सेल्सियस में गिवन है, जैसे कि 22 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अगर आप 22 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपकी स्पीड एट 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आएगी 332 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 22। तो मेरी जान, इसका आंसर आपके पास आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 345.24 समथिंग आता है। लेकिन हम अपने अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा फिर बेस्ट ऑप्शन है वो ए बनता है। अब मेरे बेटे, एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स इन गैलेक्सीज यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। एस्ट्रोनॉमर्स स्पीड कैलकुलेट करते हैं स्टार्स की या गैलेक्सीज की, तो कौन सा फिनोमेना यूज़ किया जाता है, या फिर मोटरवे पे जब आपका चालान होता है तो मोटरवे वाले आपका चालान किस तरीके से करते हैं, कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व या कौन सा फिनोमेना है जो यूज़ किया जाता है। बीट्स नहीं आपको पता है, इंटरफेरेंस भी नहीं, सुपरपोजिशन भी। तो डॉपलर इफेक्ट, जिसने भी कोई क्लास ली होगी उसको बड़े अच्छे से पता होगा कि डॉपलर इफेक्ट इस फिनोमेना में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें, इन अ रिपल टैंक 40 वेव्स, हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स 40 हैं,
passes through a certain point in 1 second, कितनी वेव्स में पास हो रही हैं 1 सेकंड में। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम 40 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 40 हर्ट्ज आ रही है। एंड वेवलेंथ आपके पास लैम्डा 5 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। 5 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.05 मीटर। तो एफ और लेमडा को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या आंसर बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो इन विच प्रोसेस, आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा 7th एमसीक्यूज बहुत आसान है। इन विच प्रोसेस द एंटायर ऑफ हीट, मुकम्मल हीट सप्लाई टू द गैस इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जिसमें आपकी मुकम्मल हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ज़रा देखिएगा कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैंने लिखा डेल्टा ए में आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास किसी किस्म का वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, किसी किस्म का वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। बेटा हमारे पास ये जो एमसीक्यूज है इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है, एंटायर हीट टोटली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने बात की आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी आपके पास ज़ीरो होता है। अगर हम फार्मूला यूज़ करें Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, अगर भी हमने बात की कि अब वो था वर्क हमारे पास इक्वल आ जाता है P डेल V के इक्वल। अगर हम डेल V को ज़ीरो पुट करते हैं तो टोटल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ रही है व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। तो बेस्ट ऑप्शन फिर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस बनता है। इसके बाद अगर मेरे बेटे बात की जाए नेक्स्ट की, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब कि टेम्परेचर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो होगी। जब डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इंटरनल एनर्जी में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। जब इंटरनल एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो इसलिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता है डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, बिकम ज़ीरो या रिमेन कांस्टेंट, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो फिर रिमेन कांस्टेंट आएगा। इसी तरह इफ़ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट विच इज़ 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज, V की वैल्यू पूछा गया, आंसर पूछा गया, आपको सबको पता है K Q ओवर R हमारे पास इसका फॉर्मूला है। हमें ये चीज़ बताएगी है कि अगर आपके पास 1 मीटर पर अगर R की वैल्यू 1 मीटर रखी जाए, वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो 2 मीटर फ्रॉम द चार्ज तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। सो V1 लिख सकता हूँ KQR1, V2 आ जाएगा मेरे पास KQ ओवर R2। मुझे V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं V1 और V2 का कंपैरिजन करूँ तो KQ ओवर R1 डिवाइडेड बाय KQ ओवर R2, K से कैंसिल, Q से कैंसिल, तो हमारे पास V1 ओवर V2 आ रहा है R1 ओवर R2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट V2। तो हम V1 इंटू R1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ओवर R2, तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 ओवर 2 का मतलब हाफ, तो ये बनेगा 0.5 वोल्ट। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास फिर सी बनेगा 0.5 वोल्ट। अब मेरे बेटे अगर बात की जाए द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए, हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला पता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F ओवर क्यू नॉट। अगर इसका फार्मूला निकालें तो ये बनता है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, या फिर इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर। तो जब आप किसी मीडियम की मौजूदगी में बात करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी का इन्वर्स रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन आता है। सो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का फैक्टर ऐड करने से डेफिनेटली जैसे आपकी फोर्स डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी डिक्रीज कर जाएगी। सो बेस्ट ऑप्शन फिर हमारे पास सी बनता है
डिक्रीजेस। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, मैक्सिमम। तो मैं इसके लिए आंसर हमेशा क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप सबको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे मेरे बेटे अगर बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बहुत आसान भी है। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस एंगल पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू का ये हाफ हो जाएगी। रेंज, मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करने के लिए R इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। अब हमें सबको बड़े अच्छे से पता है कि हमें मैक्सिमम रेंज का वो एंगल निकालना है। साइन 2 थीटा करेंगे तो जहरी सी बात, हमें यहाँ पे मैक्सिमम रेंज निकालनी है। तो मैक्सिमम रेंज, वो खुद ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज का भी आंसर हाफ आए, तो मतलब आप मैक्सिमम रेंज को हाफ कर दें, इधर लिख दें साइन 2 थीटा, यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 करें तो ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स 30 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो आप सबको पता है थीटा को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 15 डिग्री। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा फिर बन गया 15 डिग्री। अगले वाला बहुत ही आसान है। इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी vi उसकी 0 है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करें, हाउ फॉर इट विल बी फॉल, इट विल टाइम t, मतलब s कैलकुलेट करना है। vi 0 है तो पहले वाला फैक्टर तो 0, 1/2, g आप सबको पता है जी 9.8 होता है, और साथ उन्होंने टाइम को t ही कहा है, t स्क्वेयर। सो 9.8 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर मेरे पास 4.9 बनेगा। तो ये बनेगा 4.9 t स्क्वेयर। बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन, बीटा हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा 4.9 t स्क्वेयर। आगे जी, द न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, आप सबको पता है न्यूटन सेकेंड p इज इक्वल टू mv या डेल्टा p इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय t। तो न्यूटन सेकेंड यहाँ से देखें तो चेंज इन मोमेंटम, या फिर आपके पास मोमेंटम का जो है यूनिट बनता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहेंगे जी इसका यूनिट तो इम्पल्स भी बन जाता है, तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम इम्पल्स का नाम देते हैं, इसीलिए हमारे पास जो फिर करेक्ट ऑप्शन बनती है वो मोमेंटम बनती है। अगला एमसीक्यूज इससे भी आसान है, उसमें ऐसे कोई मुश्किल बात नहीं। आपसे ये पूछा गया है, अब 1.75 मीटर हाइटेड वेट लिफ्टर रेजिस्ट वेट विद अ मैस ऑफ 50 kg, m आपके पास 50 है, हाइट 0.5 है, अबव दी हेड, सो हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। वर्क W इज इक्वल टू mgh वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। m आपके पास 50, g 10, और हाइट की जगह पे हम 2.25 कर देंगे, दोनों हाइट्स को ऐड कर देंगे, 1.75 प्लस 0.5। सो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन बनेगा 1125 जाओ। W इज इक्वल टू mgh फॉर्मूला यूज करके। हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg मेटेलिक बॉब। मेटेलिक बॉब सिंपल पेंडुलम में उसका मैस गिवन है 2.0 kg, 2 kg एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन रिलीज फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन 0.5 मीटर हाई। तो स्पीड पूछी गई है जब उसको रिलीज किया गया, तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू √2gh। g की वैल्यू हमारे पास 10 है, h उन्होंने खुद क्योंकि रेफरेंस में उन्होंने 10 दी हुई है, अदरवाइज हम 9.8 भी पुट करते हैं, और हाइट 0.5 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास आएगा 3.16 मीटर पर सेकेंड। सो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। देन अगर हम आपने आते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज द स्पीड व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज हाफ। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो तो वो बनता है 1/2 mv स्क्वायर। वो कहता है अगर v को हाफ कर दिया जाए, बट व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। आप देखें अगर v का हाफ करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें 1/4 से डिक्रीज आएगा। v को आपने हाफ कर दिया, पहले v था, उसका स्क्वायर भी अगर आप करेंगे हाफ 1/2 तो 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा। सो बीटा आपके पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन है।
आगे ये तो बहुत आसान सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जब भी आपको चैप्टर नंबर 4 में वर्क एंड एनर्जी में पढ़ाया जाता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलास्टिक फोर्स, ये सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं इन विच द वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। सो बेस्ट ऑप्शन फिर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस आ गया। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे जी। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे। हम कहते हैं अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के गिर्द एक दिन में 24 आवर्स में। मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अगर कुछ इस तरह से किया जाए, सपोज कर लें कि हम अर्थ को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सुकेट देते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, तो हम ये कहते हैं कि उसका जो रेडियस है वो पहले से कम हो चुका है, मतलब इट्स रेडियस इट्स ओनली हाफ ऑफ इट्स लार्ज वैल्यू, r/2 हो चुका है। देन हाउ लॉन्ग अर्थ विल टेक टू कंप्लीट इस रोटेशन के, अब अर्थ को कितना टाइम लगेगा एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में। तो डायरेक्ट ऑप्शन अगर आपको बताऊं तो 6 आवर्स है। अब इसको डिराइव कैसे किया गया? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको कहता है I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। हमें बड़े अच्छे से पता है अर्थ की सरफेस के लिहाज से अगर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो 2/5 mr² आ जाएगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2π/T1। यहाँ पे मैं R1 लिख लेता हूँ, इधर I2 अगेन अर्थ के लिए यही आ गया 2/5 mr², क्योंकि रेडियस को हम चेंज कर रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह अगेन 2π/T² आ गया। अब मेरे बच्चे यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, m के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 2π से साथ कैंसिल हो गया। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है R1² ओवर T1 इज इक्वल टू R2² ओवर T2, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा T1 ओवर T2 इज इक्वल टू R1² ओवर R2²। अब यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये बन गया 6 आवर्स। इसी तरह ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि 1 रेडियन, अब सबको पता है डिग्री में होता है 57.3 डिग्री। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सबको पता है जी। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड रेडियन में चाहें तो ये हमारे पास आता है 2π रेडियन। तो किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट करना हो आपने, तो आप इस इक्वेशन की मदद से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आ गया, इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेस आर मिनिमाइज्ड बाय, मतलब जब आपके पास वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या किया जाता है कि हमारे पास जो पावर के लॉसेस हैं वो कम से कम हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीजिंग द करंट। क्यों डिक्रीजिंग करते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर जॉल्स लॉ देखें आपके पास तो होता है H इज इक्वल टू I²RT। करंट के ज़्यादा होने से हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो इस हीटिंग इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए हम हमेशा करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। हीटिंग इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए करंट की वैल्यू को डिक्रीज करें, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा बनती है। नेक्स्ट अगर तशरीफ लाएं तो आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि एसी वाला चैप्टर जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि डोमेस्टिक सप्लाई पाकिस्तान के अंदर जो घरों के अंदर एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 50 हर्ट्ज है, कि 50 टाइम्स आपके पास करंट क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज अपने लेवल्स को ऑल्टर करता है, तब्दील करता है। PIV स्टैंड्स फॉर, बहुत ही हलवा MCQs था, अब सबको पता है कि PIV का मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। उसके बाद एक और मजेदार MCQs पूछा गया, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन जिसे आप ब्रिज रेक्टिफायर कहते हो, आपके पास कितने डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है? सो 4 डायोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 एट अ टाइम फॉरवर्ड बाइसिंग में होते हैं और 2 आपके पास रिवर्स बाइसिंग में होते हैं। इसके बाद द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द इज द ऑर्डर ऑफ, तो आप सबको पता है कि हमारे पास ये एक्सरेज आता है कि उसकी वेवलेंथ हमारे पास 0.01 नैनोमीटर के इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। आगे जी, विच फोटॉन्स कैरीज द मोस्ट एनर्जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू HF वाला फार्मूला भी यूज करें, और वेब गायर वाला अगर ऑर्डर याद हो VIBGYOR,
इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले ब्लू, वॉलेट, रेड, ग्रीन कलर हैं, तो हमारे पास वॉलेट सबसे पहले आ रहा है, तो वॉलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएं तो बहुत आसान है इसके बाद भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो सबको पता है जी लेमन सीरीज। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गामा रेज, मतलब बहुत से लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक लगाया होगा क्योंकि एक ही अच्छा ऑप्शन था जो कि ओरिजिन है। एक्सरे का ओरिजिन एटॉमिक ट्रांजिशन और गामा रेज के लिए न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है। इसी तरह अगर बात करें, इनिशियली 400 एटम्स इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल और आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो आप सबको पता है कि 400 से आफ्टर 3 हाफ लाइफ हाफ करते जाएं, 400 का आप हाफ करेंगे 200 आ जाएगा, 200 का हाफ करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 का हाफ करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम्स जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो आपके पास रह जाते हैं ओनली 50। इसी तरह वाइल यूजिंग रेडिएशन थेरेपी कैंसर थायराइड इज ट्रीटेड बाय आयोडीन। जब भी थायराइड की बात की जाती है तो सबको बड़े अच्छे से पता है, जिसने फिजिक्स बायो ना भी पढ़ी हो, तो आयोडीन की एड्स हम हमेशा टीवी पे देखते रहे। तो आयोडीन 131 इसका इस्तेमाल करते हैं, इस आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन 131 का। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहली बात कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्चुअली एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में हम जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RAD। तो वहाँ से इस एनर्जी डेंसिटी और E स्क्वेयर में जो डायरेक्ट रिलेशन या स्क्वेयर का रिलेशन है, वो यही रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। उसके बाद जी ओहम्स फेरेड, ओहम फेरेड की बात की जा रही है। आपने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ये रिलेशन पढ़ा था, प्रूव डेट RC इज इक्वल टू T। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, कैपेसिटर का यूनिट या कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड, तो ये टाइम के इक्वल आता है और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो 1 सेकंड इज इक्वल 1 फेरेड। तो आप हमारे पास ऑप्शन में पूछा गया है इज इक्वल टू टाइम, चार्ज, डिस्टेंस, कैपेसिटर, सो बेस्ट ऑप्शन टाइम आ गया हमारे पास। इसी तरह 1 किलोवाट आवर हम अपने घरों में इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब बिजली का बिल आता है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, के की जगह पे 1000 रखें, वॉट की जगह पे वॉट, और 1 आवर की जगह पे 3600 सेकंड रखें। तो कन्वर्जन करने के बाद जनाब आपके पास ये आंसर बनेगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जाउल, या अब इसे लिखते हैं 3.6 मेगा जाउल। उसके बाद व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस बिकम 2R, इट रेजिस्टेंस विल बी, आपको बड़े अच्छे से पता है कि रेजिस्टेंस और रेडियस के स्क्वायर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसको आप 2 करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4। R स्मॉल r की जगह पे 2 रखें तो ये बनेगा R इन्वर्स 2 का स्क्वायर, तो 1/4 ऑफ R रेजिस्टेंस इसका बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। सो यहाँ तक भी आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं दोबारा से फिर इसको रिवाइज भी करूँगा। अब लास्ट की तरफ चलते हैं, आखिरी कुछ पॉइंट्स की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस, इनमें से कौन से, फिलामेंट बल्ब, आपको पता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर डायोड, ये भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये भी नहीं हो सकता। ट्रांजिस्टर, ये भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये भी नहीं हो सकता। कॉपर वायर, मेटेलिक वायर जो हमारे पास होती हैं, ये ओहम लॉ को ओबे करती हैं, जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास एक्सटेंडेड टेम्परेचर एंड वोल्टेज जो कि कांस्टेंट रहती है। तो ये ओहम्स लॉ को जो ओबे करेगा उसी डिवाइस को ओहमिक कहा जाएगा। तो हमारे पास फिर बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो बनती है वो कॉपर वायर है। इसी तरह द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सी, देखिए अबव 0 डिग्री सी हमें पता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन आता है, लेकिन बिलो 0 डिग्री सी जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में वेरिएशन आती है वो लीनियर नहीं होती। जब लीनियर नहीं होगी तो फिर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो कर्व आएगा। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे फिर कर्व आता है। उसके बाद एक एमसीक्यूज था, कुछ ब्लर थे एमसीक्यूज, तो उनको मैंने 2-3 देखे। एक एमसीक्यूज फिर भी शायद आपका रह गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है जनाब मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट है तो बी एक कॉस थीटा आएगा, और आप सबको पता है कि कॉस थीटा 0 पे आंसर मैक्सिमम देता है, और 0 आंसर तब आएगा जब बी और ए दोनों एक दूसरे के
पैरेलल होंगे। तो आपकी बुक में जो आपके आंसर्स में सबसे पहला ऑप्शन 0 डिग्री लिखा हुआ है, सो 0 डिग्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बी ए कॉस 0 आपके पास आंसर मैक्सिमम देता है, तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगेन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि इफ़ अ स्टेशनरी बार मैग्नेट, मतलब जो बार मैग्नेट है वो भी आपके पास रेस्ट में है। बार मैग्नेट अगर रेस्ट में है तो ये कहा जाता है कि अगर एक कॉइल जो कि ऑलरेडी रेस्ट में है उसके करीब रखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैक्सिमम पास होंगी मैग्नेट से कॉइल के अंदर, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। क्या गैल्वेनोमीटर किसी किस्म का कोई करंट शो करेगा? जनाब, इस पूरे चैप्टर में एक ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है चेंज इन फ्लक्स। और चेंज आता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर कांस्टेंट रहेगी नंबर ऑफ, मतलब 3 अगर उसमें से लाइंस पास हो रही हैं वो 3 की 3 कांस्टेंट है तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। जब फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। जब किसी किस्म की कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो किसी किस्म का कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। सो बेस्ट ऑप्शन इज चार्ली, नो करंट। सो ये मेरी जान हमारे कुछ ऑप्शंस थे, कुछ एमसीक्यूज थे जिनको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। मैं शुरू से एक दफ़ा दोबारा फिर आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ, आप देख लें, और जिन्होंने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 345 थोड़ा ब्लर हो गया था शायद, डॉपलर इफेक्ट, इसको मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के सामने 0.05 मीटर, और इसका आंसर हमारे पास बना था 2 मीटर पर सेकंड। तो शुरू से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले सर्कुलर मोशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और वी का डायरेक्ट रिलेशन आया तो 4 टाइम्स इसका आंसर बनता था। उसके बाद सर्कुलर मोशन आ गया सेकंड का, जिसमें आपके पास चेंज इन पोजीशन नहीं था। जब ए से जर्नी स्टार्ट की दोबारा फिर ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। इसके बाद आपने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, तो पोलराइजेशन इसका बेस्ट ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट में आए तो हमारे पास द स्पीड ऑफ द साउंड टेम्परेचर के बढ़ने से डेफिनेटली बढ़ती है। 332 प्लस 0.6 टी की जगह पे 22 रखा तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो 345.2 मीटर पर सेकंड बना। इसके बाद डॉपलर इफेक्ट आ गया, उसके बाद हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव की कि अगर आपके पास आइसोकोरिक वॉल्यूम में किसी किस्म का कोई चेंज ना लाया जाए तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, Q इज इक्वल टू डेल्टा U के इक्वल आ जाता है। अगर टेम्परेचर में चेंज ना लाया जाए तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसको भी हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने बात की पोटेंशियल की, और पोटेंशियल 0.5 वोल्ट आ गया। सिर्फ के भी सेम रहा, क्यू भी सेम रहा, इसको कैंसिल आउट कर दिया। सिर्फ आर के चेंज की वजह से हमने देख लिया कि 1 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0.5 आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके दरमियान डिक्रीज होगी, जब इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर नेक्स्ट की तरफ तशरीफ लेके जाएं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी मेरी जान नेगेटिव नहीं होता। और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम से, उसका आंसर अगर हाफ कर रहा हूँ तो किस एंगल पे होगा, तो हमने उसका फार्मूला लिखा आर इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम। हमने आर की जगह पे 1/2 पुट किया तो साइन 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आई 15 डिग्री। सो इसी तरह मेरी जान हमारे पास सिर्फ 30 डिग्री आता है ना, 30 डिग्री पे हमारे पास उसकी जो रेंज थी वो उसके, लेकिन हमने तो उसको हाफ करना था। हाफ करने के लिए हमारे पास जो आंसर बना वो 15 डिग्री बना। इसी तरह द न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और या फिर कुछ लोग कहते थे कि इम्पल्स, तो चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं, तो मोमेंटम इज द बेस्ट यूनिट। इसके लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऐसे यूनिट है, और न्यूटन सेकंड मोमेंटम भी यूज़ किया जाता है। उसके लिए WmGH से हमने एनर्जी निकाल ली, वर्क निकाल लिया। देन V इज इक्वल टू √2GH फार्मूले से 3.16 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी और V के स्क्वायर के दरमियान देखा, अगर V को डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का V के स्क्वायर के साथ, उसको आप अगर हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 से डिक्रीज कर जाएगी। इसी तरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास जो होती हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो बेस्ट ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स ही आ गया। उसके बाद हमारे पास लॉ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम से हमने 6 आवर्स निकाला, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। और ग्रिड स्टेशन में हम क्या करते हैं जी, करंट को डिक्रीज करते हैं ताकि हीटिंग इफेक्ट को कम किया जाए और लॉसेस से बचा जाए। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आएँ तो डोमेस्टिक जो फ्रीक्वेंसी है पाकिस्तान के अंदर AC की वो 50 हर्ट्ज़ है। और इसी तरह P I वेस्ट एंड पीक इनवर्स वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स आर यूज्ड फॉर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सरेज, क्योंकि उनका ऑर्डर 0.01 नैनोमीटर होता है, और वॉलेट की जो फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी वो दोनों ही ज़्यादा होती हैं। इसी तरह जी अब हम जाते हैं अपने लास्ट पेजेस की तरफ।
लेमन सीरीज़ आ गया और ओरिजिन में चेंज था। नेक्स्ट वाले में हमारे पास 3 हाफ साइकिल के बाद सिर्फ और सिर्फ 50 एटम्स रह जाते हैं। वेल यूजिंग रेडिएशन थेरेपी आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के अकॉर्डिंग के साथ। तो आर सी इज इक्वल टू टाइम ओम फेरेड हमारे पास सेकेंड के इक्वल आता है जो टाइम का यूनिट है। इसी तरह 1 किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ 1 किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होती है। इस तरह आर और आर स्क्वायर के साथ जो इन्वर्स रिलेशन उसके अकॉर्डिंग ये 1/4 हो गया। और लास्ट पेजेस की तरफ आएँ तो जनाब मेटेलिक कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहती है जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है। इसी तरह हमारे पास कर्व आ गया बिलो 0 डिग्री सी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, बी और ए दोनों पैरेलल होंगे, एंगल 0 होगा। और जब कॉयल भी स्टेशनरी है, मैग्नेट भी कॉयल है, किसी किस्म का फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा, तो आपके पास किसी किस्म की कोई यहाँ पे इंडक्शन नहीं होगी। सो विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, जीते रहें। गुड लक डॉक्टर्स, मेरी तरफ से आप सभी डॉक्टर्स हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ये जो हमारा चैनल है एम अहमद नज़ीर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।